एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज आप सभी की डिमांड पे एक मैं न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसमें सीआरपीएफ कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो की जो न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं उसके बारे में फुल डिटेल से अपन देखेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप कब से फॉर्म भर सकते हैं, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इसके अलावा सिलेबस क्या क्या है, जो कि आपकी डिमांड थी कि सरल भाषा में मैं आपको अच्छे से समझा दूं कि इस वीडियो में क्या क्या है और आपको क्या क्या करना है ताकि आप सीआरपीएफ में अच्छे से सिलेक्ट हो जाओ। इसी के अलावा मेरी एसएससी जीडी की क्लासेस चल रही है, मैराथन क्लासेस। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपका सपना है एसएससी जीडी में जाने के लिए और आपके पास में समय कम बचा है, मैंने एसएससी जीडी की मिक्सअप क्वेश्चन वाली क्लासेस भी कंप्लीट करवा दी हैं, तो आप उन सारे वीडियो को टाइम बढ़ा के अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि आपके पास में समय कम है और ये जीके वाली चीज़ें आप अच्छे से नोटिस कर पाओ, इसलिए आप टाइम बढ़ा के वो सारे वीडियो कंप्लीट करें। साथ ही अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट जरूर करें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। चलिए अपन डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो की जो रिक्वायरमेंट है, अभी जो वैकेंसी आ चुकी है उसके बारे में अपन फुल डिटेल से देखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे क्या भरना है, सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है। पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 1458 टोटल यहाँ वैकेंसी आ चुकी है, जिसके अंदर 1350 प्लस क्या रहेगा, कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ रहेगी। यानी कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी की बात करें तो 1350 के करीबन कांस्टेबल की वैकेंसी है और बाकी बचे हुए जितने भी पद हैं एएसआई स्टेनो के इसमें अंदर आ जाएंगे। दूसरा अगर बात करें अप्लाई डेट की तो फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं और अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आज ये वीडियो देखने के बाद में आप सीधा अपने नज़दीकी ऑनलाइन के पास में जाएंगे और अपना फॉर्म जरूर फिलअप करके आएंगे। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो अप्लाई डेट क्या है, 4/1/2023 से 25/1/2023 तक आपके फॉर्म भराएंगे। यानी कि 4 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। क्योंकि मेरा बोलना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप आज से ही फॉर्म भरें, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में 25 तारीख की अगर बात करूं तो 20 से 25 तारीख के बीच में कुछ कह नहीं सकते कि सर्वर डाउन हो जाए, किसी भी कारण कोई भी इशू, कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई आपको इशू आ गया तो फिर आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप फिर से उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से बनवाएं फिर फॉर्म फिलअप करके आए। तो आप आज ही जाइए और अपना फॉर्म फिलअप करके आइए ताकि फॉर्म भरने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी रहेगी कि अब हमको तैयारी करना है और सीआरपीएफ में अपना सिलेक्शन लेना है। तो सबसे प्रथम क्या करेंगे, आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फी की अगर बात करें तो बहुत ही कम फी इसमें रखी गई है। ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस की फी कितनी है, 100 रुपीज़, यानी कि बहुत कम फी है। दूसरे एग्जाम या दूसरी वैकेंसीज के लेवल में अगर देखें तो कम फी है। एसटी एससी की 0 फी है, बिल्कुल भी नहीं है। इनको सिर्फ ऑनलाइन वालों को देने पड़ेंगे 50 से 100 रुपये फॉर्म भरने के, ये सभी आप अच्छे से जानते हैं। दूसरी बात करें अपन क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या चाहिए, तो इसमें 10+2 क्वालिफिकेशन आपकी मांगी है। यानी कि 10+2 अगर आप हैं, 12th पास अगर आप हैं, 12th पास, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएटेड हैं, पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं या ग्रेजुएशन आपका चल रहा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट लगाना चाहें आप ग्रेजुएशन के तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लगाना चाहें तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 10+2 यानी कि 12th पास ही आपका इसमें मांगा गया है। तो 12th की अगर मार्कशीट आपके पास में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज की अगर बात करूँ तो इसमें आपको एज चाहिए 18 से 25 वर्ष, यानी कि 18 से 25 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आप आज ही फॉर्म भर दीजिए। सीबी, अगर एग्जाम मोड की बात करूँ मैं, एग्जाम मोड की अगर मैं बात करूं तो सीबीई कंप्यूटर बेस्ड आपकी एग्जाम होगी। आप सभी जानते हैं 1 डे एग्जाम होगी, कंप्यूटर यानी कि ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी, न कि ऑफलाइन। तो ऑनलाइन आपकी एग्जाम होगी, ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत सारों का क्वेश्चन, जब मैंने एसएससी जीडी की 60 दिनों की रणनीति बताई थी तो उसके अंदर लगातार मुझे ये कमेंट देखने को मिले थे कि हमको कंप्यूटर चलाते नहीं आता है, हम एग्जाम कैसे देंगे।
तो आपको कंप्यूटर चलाते नहीं याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वहाँ सर टीचर जो भी रहेंगे वो आपको बता देंगे कि आपको कैसे क्या एग्ज़ाम देना है, कैसे नेक्स्ट पीरियड्स पे आपको जाना है और अपना पूरा पेपर कैसे कंप्लीट करना है वो आपको बता देंगे। तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कंप्यूटर का सी भी पता नहीं है तो भी आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, तो आप इस चीज़ की टेंशन ना लें। दूसरी बात करें स्किल टेस्ट की, यानी कि टाइपिंग टेस्ट, तो इसके अंदर क्या चाहिए, इंग्लिश के वर्ड अगर टाइप करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइम मिलेगा। यानी कि एग्जाम में पास होने के बाद में आपको कहाँ बुलाया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। और इसके लिए आपके पास कितना समय मिलेगा, 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई मंथ आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, 2 से ढाई मंथ। यानी कि एग्जाम पास होने का जब आपके पास रिजल्ट आ जाता है उसके बाद कहाँ बुलाएंगे आपको, टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाएगा। और अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो अभी से आप सीखना शुरू करिए, क्योंकि आपके पास में बहुत सारा समय है। अभी जनवरी में फॉर्म भरा रहे हैं, अप्रैल मार्च अप्रैल के लगभग में आपकी एग्जाम होगी, उसके बाद में क्या आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है तो 2 महीने काफ़ी होते हैं, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने काफ़ी होते हैं अच्छी बेहतर टाइपिंग के लिए। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 2 महीने काफ़ी है। और अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो आप टाइपिंग सीखने जाइए और दिन में 3 से 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आधा घंटा चलाइए, ताकि आपको अच्छे से आ जाए टाइपिंग करना। क्योंकि अगर आपको CRPF में जाना है तो ये चीज़ें तो कंपलसरी है, आपको आना चाहिए। इंग्लिश की बात करिए, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट सेकंड की बात करें हिंदी की, आपको इंग्लिश में देना है तो 35 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग देना होगा। और अगर आपको हिंदी में देना है तो 30 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। इसके साथ ही क्या है, जैसे कि आप 300 या फिर 400 वर्ड टाइप करते हो, 300 से 400 वर्ड टाइप करते हो तो इसमें आपकी 20 से 25 गलतियां, अगर एरर कुछ भी हो जाता है तो वो माफ़ है। यानी कि इसकी वजह से आपके टाइपिंग के कोई भी नंबर नहीं कटेंगे। तो ये आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम आपकी 10 से 15 गलती माफ़ होती हैं, पर टाइपिंग एरर सभी को काउंट अगर करें तो आपकी 20 से 25 गलतियां यहाँ पे माफ़ हो जाएगी। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट में पास होने के बाद आपको कहाँ बुला लिया जाएगा, PST एंड DV के यहाँ। यानी कि PST क्या होता है, फिजिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। और फिजिकल का नाम आते ही बहुत सारे डर जाते हैं कि फिजिकल टेस्ट तो बहुत हार्ड होता है, पर आपको यहाँ डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आर्मी में आप फिजिकल टेस्ट देने जाते हो तो बहुत हार्ड होता है, पर यहाँ का फिजिकल टेस्ट बहुत नॉर्मल है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा, इसमें भी आप पास हो जाओगे और CRPF की ट्रेनिंग के लिए निकल जाओगे। तो इसमें क्या होगा, PST फिजिकल टेस्ट के अंदर नॉर्मल होगा, चेस्ट एंड हाइट आपकी चेक की जाएगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इसके अंदर और कुछ भी मांगा नहीं गया है। खासकर फिजिकल के नाम से रनिंग से डर लगता है तो रनिंग इन्होंने बिल्कुल भी नहीं मांगी है। इसमें सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा एग्जाम के बाद टाइपिंग के ऊपर। मेडिकल भी नाम मात्र का होगा, तो आप फिजिकल में बिल्कुल भी ना डरें। इसमें हाइट एंड चेस्ट आपका चेक किया जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरी बात करें DV की, DV क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक ही चीज़ में प्रॉब्लम आती है, जो कि आप भली बात ही जानते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। क्योंकि क्वालिफिकेशन कितनी है, 10+2 ही है इसमें, तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। 10th 12th की मार्कशीट यहाँ लिख देती हूँ मैं, 10th और 12th की मार्कशीट आपको रेडी रखना है, मार्कशीट आपको रेडी रखना है। इसके अलावा आधार कार्ड आपको रेडी रखना है। आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, आपके जो चालू मोबाइल नंबर नहीं जुड़े हुए हैं, उनको भी आप जोड़ लीजिए। आपको फ़ोटो अच्छा रखना है, फ़ोटो मतलब स्टाइलिश नहीं, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है 6 मंथ के अंदर आपने खिंचाया है वही वाला फ़ोटो इसमें चाहिए। टेढ़ा मेढ़ा लेंसेस लगा रखे हैं, चश्मा लगा रखा है, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, तो वो वाली चीज़ें नहीं चलेगी। ये चीज़ें होने के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें सर्टिफिकेट की, तो OBC, EWS और ST SC, अगर आप इन सभी कैटेगरी में से हैं, किसी एक कैटेगरी के अंदर आप शामिल हैं, तो आपका सर्टिफिकेट अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अधिकतर OBC वालों के साथ में प्रॉब्लम होती है।
ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं बना हुआ है तो अभी आपके पास में समय है और आप वो सर्टिफिकेट अच्छे से बनवा लीजिए, क्योंकि ये आपसे अच्छे से चेक किया जाएगा। ओबीसी में आते हो, जनरल में फॉर्म फिलअप कर दिया है तो वहीं आपको प्रॉब्लम कर देगा। तो आप ये अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में नहीं बना हुआ है तो आप सर्वप्रथम अपना ये सर्टिफिकेट बनाएंगे। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र की अगर बात करें, आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र की बात करें तो उसका 3 साल का मान्य होता है, 3 साल का मान्य होता है। अगर ये बना हुआ नहीं है या 3 साल पुराना हो चुका है तो आप आज ही डॉक्यूमेंट में चेक कीजिए और उसको रिन्यूअल करवाइए, नया बनवाइए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो आय सर्टिफिकेट भी आपका कंप्लीट चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपका कंप्लीट चाहिए, फोटो, आधार कार्ड, 10+2 की मार्कशीट और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्योंकि सिर्फ 12th पास ही क्वालिफिकेशन मांगी है तो लगभग इन सभी डॉक्यूमेंट में आपका काम हो जाना। बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाने जाओ तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट की 2-2, 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा। इसके साथ में ही आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की लेमिनेशन करवा के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेके जाना है। तो क्या क्या देखा है अपन ने, टाइपिंग टेस्ट एग्जाम का देख लिया है और फिजिकल देख लिया है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में भी अपन देख चुके हैं। DME और RME, अगर इसकी बात करूं मैं, RME, DME के अंदर क्या होगा, मेडिकल होगा, जो कि बहुत नॉर्मल होता है। कह सकते हैं कि नाम मात्र का आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में कुछ भी नहीं, नॉर्मली आपका मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। RME, री मेडिकल आपको मिल जाएगा, किसी कारणवश आपको निकाल दिया गया है, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें क्या होगा, आपको री मेडिकल मिल जाएगा, यानी कि मेडिकल की डेट के 2 से 4 दिन या 15 दिन आपको मिल जाएंगे, फिर से आपका री मेडिकल करवा लिया जाएगा। तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरने की एज मैंने आपको बता दी है, 18 से 15 होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस देखते ही बहुत सारों को डर लगेगा कि ये कौन सा सिलेबस है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना घुमा फिरा के इंग्लिश में इतनी बड़ी बड़ी इंग्लिश दे दी है इन्होंने कि दिमाग खराब हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट तो हमने पढ़े ही नहीं, ये सिलेबस कहाँ से आ गया है, अब इसकी तैयारी कहाँ से करें। कुछ भी नहीं, आप SSC GD की अगर तैयारी कर रहे हैं और SSC GD की फुल ऑन तैयारी कर चुके हैं तो ये सारे सब्जेक्ट वो ही हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जो सारी चीज़ें SSC GD के अंदर थी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि SSC GD में आपके 40 नंबर के हो रहे थे 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के लेवल से, तो यहाँ 25-25 यानी कि 1-1 नंबर का 1-1 क्वेश्चन यहाँ है। सबसे प्रथम बात करें हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज की, तो आपको यहाँ पे ऑप्शनल मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी को चूज करेंगे, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो क्या करना है, इंग्लिश को ही चूज करना है। इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल ग्रामर आपसे पूछ ली जाएगी, और ये आपको वहाँ पे मौका मिलेगा इस चीज़ को देखने के लिए। बहुत सारों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी में अगर जाना है हिंदी का क्वेश्चन तो आपको वहाँ अच्छे से लिखा हुआ मिलेगा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कि अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको हिंदी लैंग्वेज चूज़ करना है, और अगर आप इंग्लिश के हैं तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना है। तो हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि हिंदी वाले बच्चे हिंदी का चूज़ करेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश का। सेकंड बात करें जनरल एप्टीट्यूड का, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जीके जीएस इसके अंदर शामिल हैं। जीके जीएस, जीके के अंदर क्या आएगा, नॉर्मली घिसे पिटे 20 से 25 टॉपिक होते हैं भारत जीके के और करंट अफेयर के, वो वाले टॉपिक इसके अंदर आ जाएंगे। अगर इसके ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक लगातार रिपीट हुए हैं या इनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, तो मैं आपको सारे के सारे कंप्लीट करवा दूंगी। जैसे कि बात करें खेल से संबंधित या ओलंपिक से संबंधित बात करें, ओलंपिक, तो अगर आपकी डिमांड रही तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेके आ जाऊंगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में या आने की संभावना होगी उनसे संबंधित मैं फुल वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी। दूसरा भारत जीके में बात करें तो जैसे नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, तो इसमें भी मैं आपको फुल डिटेल से पढ़ा दूंगी। अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करें कि इसके ऊपर आप वीडियो लेके आए।
दूसरी बात करें जनरल साइंस की, तो ये भी बहुत नॉर्मल आएगा। इसमें भी थोड़े ही टॉपिक हैं जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन बनते आए हैं। अगर इस पर भी आपको वीडियो चाहिए, यानी कि सारे के सारे सिलेबस के अंदर जो जो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इस वाले टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो इसके लिए भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगी। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तीसरी बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस की। तो ये क्या है, ये आपकी रीजनिंग है, बस लिखने का नज़रिया चेंज है इनका, और आप इसको देख के ही घबरा जाओगे कि ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं। और चौथे की बात करें तो ये आ जाएगी मैथ्स। तो ये सारे के सारे नॉर्मल सब्जेक्ट वही है जो आपने SSC GD या इंडिया के ऑल ओवर एग्जाम के लिए आप पढ़ते हो, वो सारी की सारी चीज़ें वही हैं। तो इंग्लिश और हिंदी ऑप्शनल है, आपको पता है। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। इसमें बात करें GK GS की तो 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। और अगर रीजनिंग की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट को मिला के ये इतने नंबर होते हैं। 100 क्वेश्चन के 100 नंबर, 100 क्वेश्चन के 100 नंबर आपको मिलेंगे। साथ ही आपको ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन कवर करने के लिए कितना समय दिया जाएगा, तो 90 मिनट आपके पास में रहेंगे। 90 मिनट, और 90 मिनट बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम जब मैंने SSC GD का वीडियो बनाया था रणनीति के ऊपर, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था एग्जाम देने से पहले क्या करें या एग्जाम में बैठने के बाद क्या करें, उसके ऊपर भी मेरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने सारी की सारी रणनीति बताई थी कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो सर्वप्रथम ये मैं फिर से बोलूँगी कि आपको क्या करना होगा, जो सब्जेक्ट आपका फेवरेट है या जिसके अंदर आप माहिर हो, यानी कि आपका GK अच्छा है तो आप स्टार्टिंग GK से करेंगे, आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप स्टार्टिंग मैथ्स से करेंगे, आपकी रीजनिंग अच्छी है तो आप रीजनिंग से ही स्टार्टिंग करेंगे। यानी कि अगर GK अच्छा है और आप मैथ्स को लेकर बैठ जाएंगे तो उसमें आप फंस के रह जाएंगे और दूसरे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और यहाँ क्या होगा, 90 मिनट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सिलेक्शन कोई और लेके चला जाएगा, लड्डू किसी और के घर में बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा, जो चीज़ें आपको आती हैं सबसे पहले आप उनको करोगे, और जो चीज़ें आपसे नहीं बन रही है, नहीं आती है, उनको आप स्किप करते चलेंगे, छोड़ना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं आता है तो उनको छोड़ना है, क्योंकि क्या होगा, माइनस मार्किंग भी है। 0.25 के अकॉर्डिंग आपकी माइनस मार्किंग है, यानी कि 1/4। 4 क्वेश्चन गलत करने पे क्या होगा, एक सही क्वेश्चन का आंसर, एक सही क्वेश्चन का नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आप हो सके तो आप अच्छे से कवर कीजिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको आखिरी में करेंगे, जो पहले बनते हैं उनको पहले करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन हाइट एंड चेस्ट की। ये कैटेगरी वाइज मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होगा इसके अंदर। नॉर्मली ये है मेल की, किसकी है, मेल की, और ये आ जाती है फीमेल की। तो मेल के अंदर हाइट क्या चाहिए आपको, 165। क्या चाहिए, 165 आपको हाइट चाहिए। लड़कों के लिए हाइट चाहिए 165। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं, तो आपकी हाइट अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। और आपको कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी, यानी कि आप ST SC से हैं, OBC में भी अभी सर्टिफिकेट छूट आरक्षण मिलने वाला है तो उसके अंदर भी है। EWS के अंदर भी आपको छूट मिलती है तो उसके अंदर भी क्या है, हाइट के अंदर आपको छूट मिल जाएगी। तो नॉर्मली अगर आपकी हाइट 162 अबव है, ये 162 अबव आपकी हाइट है, तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें। या 162 भी अगर आपकी हाइट है तो आप इसमें फॉर्म जरूर भरें और अपने एग्जाम को फाइट जरूर करें। इसके अलावा कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गोरखास, डोगरास एंड मराठा स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, UTS ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, इन सारे क्षेत्र से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको और कैटेगरी वाइज इसके अंदर छूट मिल जाएगी। यानी कि ये हाइट तो है ही, इसके अलावा भी अगर आपकी हाइट कम है, 162 के आसपास है या इससे थोड़ी कम है, तो आप अगर इन सारे राज्य से बिलोंग करते हैं तो आपको इसके अंदर छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करें मेल की, तो इसके अंदर चेस्ट कितना मांगा गया है, 77 यहाँ चेस्ट मांगा गया है। कितना, 77। ये चेस्ट है बिना फुलाए, यानी कि नॉर्मली अगर आप खड़े हैं तो आपका चेस्ट 77 और फुलाने के बाद में 82 आपका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए यह चीज़ें लागू नहीं है, यानी कि चेस्ट इनका नहीं मापा जाएगा और सिर्फ मेल के लिए है। और अगर मैं फीमेल की हाइट की बात करूं तो फीमेल की हाइट 155 होनी चाहिए, आप अगर कोई सी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो।
और अगर ये हाइट आपकी नहीं है और आपकी हाइट 150 है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होगा, कैटेगरी वाइज आपको और छूट मिल जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे स्टेट जो लड़कों के लिए लागू हैं, यही लड़कियों के लिए भी लागू है। यानी कि लड़कियां भी अगर इन सारे स्टेट से या यूनियन टेरिटरीज से अगर बिलोंग करती हैं, केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं, तो वो भी इसके अंदर फॉर्म भरें और उनको भी छूट मिल जाएगी। यानी कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी इसमें छूट मिलेगी। चेस्ट के लिए मैं बता चुकी हूँ, नहीं चाहिए। सबसे खुशी वाली बात या सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन क्या है, सैलरी क्या मिलेगी। हम तैयारी कर रहे हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, उसके बाद में अगर सैलरी की बात आए तो सैलरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो सैलरी कितनी बनती है आपकी इसके अंदर, हेड कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो सैलरी कितनी मिलेगी आपको, ये 500 नहीं है, ये 25,500 है। बहुत सारों को सिर्फ ये 500 नजर आ रहा होगा, 500 नहीं है, 25,500 से आपकी स्टार्टिंग होगी हेड कांस्टेबल के अंदर। कहाँ तक जाएगी आपकी सैलरी, यानी कि 25,500 से शुरुआत हो जाएगी और 81,100 रुपये तक आपको इसके अंदर दिए जाएंगे। और अगर मैं बात करूं ASI और स्टेनो की अगर बात करूं तो इसके अंदर 29,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो आपको कहाँ तक सैलरी मिलेगी, 92,000, यानी कि 92,000 तक आपको सैलरी मिलेगी, 29,000 से 92,000 तक। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन थे CRPF की वैकेंसी से रिलेटेड। और अगर इसके अलावा भी इस वैकेंसी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। इसके अलावा अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए या किसी भी वैकेंसी के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें, ताकि आपके पास में मेरे न्यू वीडियो के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।